हेडिंग डालिए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कहावत है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो पहले कुछ चीजें, एक तो व्हाट्सएप और फेसबुक से पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ाई मत करिए, बुक से पढ़िए, ऑथेंटिक बुक से पढ़िए। और ऑथेंटिसिटी उसकी प्रूव करने के लिए पहले देखिए किसने स्रोत कुछ बनाया है कि मन की कहानी लिखता चला गया। बिना स्रोत के कोई चीज इतिहास में दर्ज होती नहीं। वो बहुत बदनाम किया गया है, बहुत ज्यादा बदनाम किया गया है। कर्नाटक में जब जब चुनाव आते हैं, सिर्फ चुनाव के साल अचानक उसकी जयंती मनाने पर एक दल विरोध करने लगता है। उस पर मुझे चर्चा नहीं करनी है। और तमाम उलझुल की बातें, बहुत अजीब सी बात है। आपको मैं 2 किताबें रिकमेंड कर रहा हूं, अभी नहीं, अगर इनके लगता हो कि मुझे 2 साल तक अभी तैयारी नहीं करनी, तो आपने नाम तो सुना ही होगा कि भगवान एस गिडवानी। भगवान एस गिडवानी जो हैं वो साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति, बहुत उनकी साख रही है। उनकी बड़ी चर्चित किताब है द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, ये पढ़ लीजिएगा, ये अंग्रेजी वालों के लिए। लेकिन हिंदी में जो लोग बहुत बेहतरीन लिखते हैं, ऐसे ही एक लेखक का नाम है, संयोग से अभी वो जिंदा है, यद्यपि 81 साल की उम्र है उनकी। उन्होंने टीपू पर एक किताब लिखी है। मेवाराम जी हैं, आपकी तरह वो भी तैयारी ही करते थे और बाद में पीसीएस में सिलेक्ट भी हुए थे। तो हिंदी में उन्होंने किताब लिखी है, बहुत प्रसिद्ध किताब है। और ये सब ऐसे लिखते ही नहीं है कोई चीज, ये हिंदी में है, पता नहीं क्यों ये बार बार इंग्लिश में ही दिखाना चाहते हैं। मेरी मेज पे रखी भी है इस समय। ये एक लाइन लिखेंगे तो उसके लिए 10 स्रोत बताएंगे, हमने यहां से लिया है, ऑथेंटिक स्रोत। तब आप जरा ज्यादा समझेंगे। एक चीज तो, जो चीज चुनाव के टाइम उठे, तो मान लीजिए बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो चीज चुनाव के टाइम उठे उस पर कभी भरोसा मत करिएगा। लेकिन फिर भी समझ लीजिए, सुल्तान उसके नाम का ही हिस्सा है। टीपू उसके नाम में इसलिए जोड़ा गया, एक बहुत प्रसिद्ध सूफी थे जिनको बोलते थे टीपू मशान औलिया। तो हैदर ने उनके यहाँ, उनकी दरगाह पे जाके मन्नत मांगी थी। जब बेटा पैदा हुआ तो हैदर ने अपने पिता के नाम पे ही फतेह नाम रखा बेटे का, लेकिन लोग उस बच्चे को टीपू के नाम से ही पुकारते थे। उसका जन्म हुआ था, जो जगह है वो श्रीरंगपट्टनम। मैंने कल भी आपको बताया था कि भगवान राम का श्रीरंगम के नाम से वहां उनकी पूजा की जाती है। ये 9th या 10th सेंचुरी में मंदिर बन गया था। और वहीं श्रीरंगपट्टनम के मंदिर के सामने ही और तमाम मंदिर हैं। आपको बहुत अजीब लगेगा, वो पर डे दर्शन करता था, पर डे, और उसकी अंगूठी पे राम लिखा हुआ था। लेकिन अंग्रेज बताएंगे कि उसने हिंदू पॉलीगरों का दमन किया और 50,000 का धर्मांतरण करा दिया, और उसकी तलवार पे, इसीलिए भगवान एस गिडवानी ने तो अपनी उपन्यास का टाइटल ही द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान रखा। तलवार पे लिखा हुआ था काफिरों के नाश के लिए बनी हुई। अब आपकी किसी फाइल पे आपका कोई शत्रु आपके जाने के बाद क्या लिख दे, जबकि वो फाइल अब उसी के कब्जे में रहेगी, उससे उसका मूल्यांकन करें, वो भी चुनाव के टाइम। चुनाव खत्म तो बात खत्म। अब वो पूरे जीवन क्या करता रहा तो वो देख लीजिएगा। 156 मंदिर हैं इस समय आपको कर्नाटका में, 156। उसका इलाका कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में था मैक्सिमम, थोड़ा केरल का इलाका भी आता था। वहां 156 मंदिर हैं जिनमें आज भी ताम्रपत्र रखे पड़े हैं। और बड़े आराम से आप नेट पे चले जाइए, टीपू द्वारा दिया गया ताम्रपत्र, एंडाउमेंट ऑफर्ड बाय टीपू, वो आपको मिल जाएगा। सब कन्नड़ में लिखा हुआ है, सब कन्नड़ में।
उन 156 मंदिरों को वो दान दिया करता था हर साल। ये आप खुद देखिएगा तब बात करिएगा। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और अफवाहों को मान रहे हैं तो आपका फिर इसका मतलब रुझान नहीं है तैयारी में, आप बस ऐसे ही लगे पड़े हैं जबरदस्ती। फिर देख जरूर लीजिएगा घर जाके, ये नहीं कि टीचर ने कह दिया तो आपने बात मान ली, सत्य है तो उसको पुष्टि जरूर करिएगा। 156 मंदिरों को उसने दान दिया। शासन के सारे प्रमुख अधिकारी उसके लगभग हिंदू ही थे। उसके पिता के खास दोस्त थे कृष्णाचार्य पूर्णैया। आप एक उपन्यास भगवान एस गिडवानी का जो है उस पर संजय खान ने द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान पर एक बाकायदा टेली सीरियल बनाया था। बहुत कम ही सीरियल ऐसे हैं भारत में, अब तो सब कबाड़ बनते, उनको मालूम ही नहीं रहता इतिहास से भी कुछ लेना है। उसमें एक एक लाइन पर बड़ी मेहनत की गई, बड़ी मेहनत की गई। वो आराम से यूट्यूब पे उपलब्ध है, अगर सोते सोते भी देख लेंगे तो भी हो सकता है महीने भर में एक एपिसोड पर डे देखा तो खत्म हो जाए। तो उसमें ध्यान से देख लीजिएगा, हर चीज के लिए स्रोत यूज किया। हम लोग जबरदस्ती नहीं उठा रहे हैं, अगर जबरदस्ती उठाना होता तो दो ही प्रकार के ग्रुप हैं। एक ग्रुप है हम लोग तो उनके भी जो है आंखों में किरकिरी बने रहते हैं, औरंगजेब की माला जपते रहते हैं, इतना खुश रहते हैं औरंगजेब। मैं साफ कहता हूं वो बहुत ही घटिया शासक था। और दूसरा ग्रुप है वो अकबर को भी गाली देता है, वो मानसिक रूप से मंदबुद्धि, उन पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए जो उसको भी गाली दे दे। लेकिन यहां मैं आपको विधिवत बता रहा हूं पर पर्याप्त स्रोत मौजूद है और ये सब आप देख लीजिएगा। वो टेली सीरियल देख लीजिएगा, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान संजय खान ने बनाया था। संजय खान नाम का पहला शब्द ही ध्यान रखिएगा, संजय। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टीपू को दिखाने की चेष्टा की। इतिहास है इसलिए मैं रिफर करता हूं, अन्यथा मैं पढ़ने का ही पक्षधर रहता हूं। पढ़िए तब जानिए, देखकर वो उतनी अच्छी बातें नहीं समझ में आती है। अब जरा हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं, कब इतना बदनाम क्यों किया गया। तो आप कितने ऐसे शासकों के नाम जानते हैं जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, समझौता नहीं किया है। तो आप देखिए टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद, उसी प्रकार से लक्ष्मीबाई लड़ते हुए शहीद हुए, वीर कुंवर सिंह लड़ते हुए ही शहीद हुए। समझौता कर लेते तो बहुत तमाम लोग आजकल उनके बच्चे सब चीफ मिनिस्टर सांसद विधायक बने, वीर कुंवर सिंह के भी बच्चे ऐसे ही होते। उसी प्रकार से तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा सब लड़ते हुए शहीद हुए। तो ऐसी स्थिति में उसने समझौता किया नहीं और लड़ते हुए मारा गया। इतने बड़े इलाके का बादशाह जो खुद इंग्लैंड के बराबर इलाका था, तो इंग्लैंड में बवाल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कि वो कर क्या रही है वहां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बादशाह को मार दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको उत्तर देना था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आदमी ढूंढा, इसका नाम विल्क्स था। और उसने किताबें लिखनी शुरू की कि टीपू सुल्तान हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय करता था। और उसने देखिए मालाबार क्षेत्र के पॉलीगरों का कितना दमन कर दिया। पॉलीगर वहां लगान वसूलने वाले लोग होते हैं, अंग्रेजों ने इनको कायदे से, बहुत कायदे से समाप्त किया है। कल आपको रिवीजन के बैच में बताया था ना, पॉलीगर विद्रोह नेता कौन थे पॉलीगरों के, जब विद्रोह उन्होंने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। हो सकता है कि शायद उन्हीं के नाम के बाद से, क्योंकि आपको तो ये मैं बार बार बताता रहा हूं कि गुंडा शब्द जो है ये अंग्रेजों के जमाने में गुंडा एक्ट आया था। कर्नाटक का एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था। तो उसी आप जानते हैं वहां तो गुंडू राव, मोक्ष गुंडम ऐसे नाम होते हैं, तो उन्हीं के दमन के लिए गुंडा एक्ट आया। अब गुंडा बुरा हो गया और जो पहले गुंडा थे वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो वैसे ही वीरपांड कट्टाबोम्मन, इन्होंने ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अब अंग्रेज इनको मार रहे हैं तो वो हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। और टीपू सुल्तान ने जब विद्रोह का इसके पहले दमन किया था तो इसको इस आदमी ने हिंदू मुस्लिम के रूप में प्रस्तुत किया और यही दिखाना था कि बस
एक क्रूर अत्याचारी सुल्तान, उसको हम खत्म कर रहे हैं। सारे प्रमाण एक तरफ है, बस तलवार पे क्यों लिखा हुआ है काफिरों के विनाश के लिए बनी, और इनको क्यों खत्म किया, दोनों के कारणों में नहीं। और इस तरीके से बातें बताई गई। और उसके जो निष्पक्ष इतिहास लेखक हैं वो क्या कहते हैं, वो पूरब की दुनिया का पहला व्यक्ति था जो पश्चिम में क्या हो रहा है जानता था। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। नाना शाह पेशवा के बाद जिन मराठों को थोड़ा विद्वान माना जाता था, माधवराव तो भाई ग्रेट था, लेकिन महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ये सब थोड़े समझदार माने जाते थे। अहिल्याबाई होलकर थोड़ी समझदार मानी जाती, लेकिन इस समय नाना फडणवीस को भी नहीं मालूम था कि फ्रांस में एग्जैक्ट क्या हो गया। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो अभी भी म्यूजियम में है, विलायत में उपद्रव हो गया है। विलायत में यानी विदेश में उपद्रव हो गया, उस चिट्ठी में। टीपू सुल्तान को अब देखिए वो इस चीज को कैसे ले रहा। उसने तुरंत अपनी सेना के फ्रांसीसी सैनिकों को बुलाया जो उसके पिता के समय से ही उसके यहां नौकरी कर रहे थे। पूरा घटना की जानकारी ली। उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने राजशाही पलट दी है, जैकोबिन क्लब बना लिया है, और अब हमारे यहाँ कोई राजा नहीं। टीपू ने निर्णय लिया कि वो भी जैकोबिन क्लब का मेंबर बनेगा। उस दिन से अपने आप को सिटीजन टीपू कहता था। अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में उसने एक पेड़ लगाया जिसको ट्री ऑफ लिबर्टी बोलते थे, और तय किया कि अब उसके यहाँ भी वेस्टर्न तर्ज पे, जैसे नहीं होता गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे 7 विभाग होंगे, 7 के मंत्री। जमींदार लोग, कुछ मजबूरियां थी वो बाद में बताऊंगा, नहीं होंगे, जनता से सीधे टैक्स वसूले। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने टैक्स बढ़ाया था, लेकिन क्यों बढ़ाया था इस चीज पे तो आइए, चीज को समझने की कोशिश करिए। तो टीपू का जब सही मूल्यांकन किया जाता है तो पाते हैं कि वो भारत में जैसे तमाम चीजें सिर्फ चुनाव का एक मुद्दा बन गई, चुनाव के बाद उठाने वाले भूल जाते हैं, वो भी बन गए। आखिरी चीज के बाद से फिर मैं उसकी जीवनी शुरू करूंगा। मराठों ने श्रृंगेरी पर हमला किया। आप देख लीजिए, मराठों का राज्य, मराठे तो हिंदू पद पातशाही पे चलते थे। यही श्रृंगेरी है कर्नाटका में, और शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहली पीठ यही थी, जो 4 पीठ आज सुबह वाली क्लास में बताई गई। तो पहली पीठ, ऐसे शंकराचार्य ने इस पहली पीठ का शंकराचार्य किसको अपनी बात बनाया था कि मेरे जाने के बाद हर पीठ का एक शंकराचार्य होगा। तो पहली पीठ का शंकराचार्य श्रृंगेरी का। दूसरा क्लू, वो आदमी शंकराचार्य का शुरू में बहुत कट्टर आलोचक था। शंकराचार्य से उसका शास्त्रार्थ भी हुआ था, और तय हुआ था कि अगर शास्त्रार्थ में जो हारेगा वो अग्निदाह करेगा, यानी चिता बना के उसमें प्रवेश कर जाएगा। वो आदमी हार गया था। बाद में शंकराचार्य का शास्त्रार्थ उस व्यक्ति की पत्नी के साथ हुआ। उस महिला ने शंकराचार्य से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिसका उत्तर सिर्फ एक विवाहित व्यक्ति ही दे सकता। तो शंकराचार्य ने मौन रहना उचित माना, तो ये मान लिया गया कि ये टाई हो गया। तो अब मंडन मिश्र को, जो उनके उत्तराधिकारी बने, मंडन मिश्र को अग्निदाह करने की आवश्यकता नहीं थी, अपनी पत्नी के कारण से बच गए थे। लेकिन फिर बाद में वो शंकराचार्य के शिष्य बन गए। पहले शंकराचार्य वही बनाए, और श्रृंगेरी का मठ उनको सौंपा गया। शंकराचार्य जी के बाद मराठों ने हमला किया, श्रृंगेरी के मठ को लूट लिया। मराठे भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह लूट के मामले में कोई संकोच नहीं करते, तो किसी को भी लूट लेते थे। नहीं आया हूं तो लूट के ही जाऊंगा टाइप का वो उनका एक मोटो रहा करता था। तो शंकराचार्य भागकर पुणे चले, ये दिखाने के लिए कि आपकी सेना ने लूट लिया। 1791 की बात है, सब इतिहास की किताबों में दर्ज। नाना फडणवीस ने इस विषय में कुछ हस्तक्षेप किया ही नहीं। पेशवा अभी तो बच्चा ही था। सवाई माधवराव नारायण, क्योंकि माधवराव की डेथ हो चुकी थी। उस परिस्थिति में टीपू सुल्तान ने जाके शंकराचार्य को बुलवाया, आप आइए, श्रृंगेरी में फिर से बसिए। लूट लिया था कोई बात नहीं, मैं उस मठ को, शारदा माता के मंदिर को और उस मठ को मैं फिर से बनवाऊंगा।
उसने अपने पैसे से श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को बनवाया था, अपने पैसे से। और शंकराचार्य को कहा कि आपकी जो क्षति हुई वो हम पूर्ति कर देंगे। लूटा मराठों ने, बसाया जो है टीपू ने। लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा, इसी समय मराठे अजमेर पहुंचे थे, तो मराठों ने अजमेर में जो वर्तमान हरा संगमरमर है ये मराठों ने लगवाया है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो ये राजनीतिक लड़ाइयां हैं, इसमें धर्म ढूंढने की चेष्टा मत करिएगा। ये अगर ढूंढेंगे तो अभी आप सिविल सर्विस के एग्जाम के जो टीयर्स होते हैं, सर एक टीयर निकल गया, 2 निकल गया, मतलब अब इतना समझ में आने लगा, मैं कठिन प्रश्न भी कर लेता हूं, तो भी आप पहले टीयर लायक भी नहीं रह जाएंगे अगर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो लौट कर आते हैं, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जब उसकी 32 साल की उम्र हुई तो उसके पिता की डेथ हुई, लड़ाई चल रही थी। हैदर जैसा सेनापति मारा जाए तो सेना में मनोबल तो गिर ही जाएगा। इस खबर को दबाए रखना था और टीपू को अपने आप लीड करना शुरू करना था। तो पूर्णैया ने टीपू को जो मैसेज भेजा था वो एक लाइन का था और टीपू उससे समझ गया था कि हैदर अली यानी उसके पिता नहीं रहे। वो मैसेज था ओम नमः शिवाय। जो पूर्णैया ने टीपू को मैसेज भेजा था कि हैदर अली घायल थे और उनकी डेथ हो गई, ये तो खबर टीपू को भी थी, घायल थे। तो उस मैसेज में ये नहीं लिखा था कि नवाब हैदर अली नहीं रहे, उस मैसेज में लिखा था ओम नमः शिवाय। इसने से समझ गया था कि हैदर अली नहीं रहे। फिर उसने नेतृत्व शुरू किया। लेकिन मैंने कहा कि पढ़ा लिखा बहुत, अर्थव्यवस्था को भी उसने बहुत उभारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की, तमाम चीजों का कारोबार अपने हाथ में ले लिया। उसी के जमाने से मैसूर का जो संदल है, चंदन, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। वो अपने कब्जे में कर लेता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके उससे अर्निंग करता है। मैसूर के हाथियों पे पूरा अधिकार कर लेता है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में ही। तो ऐसी तमाम चीजें करके वो अपनी ताकत बढ़ाता है। फिर धीरे धीरे उसने जागीरदारी व्यवस्था खत्म कर दी, जनता से सीधे लगान लेना शुरू किया, तो वो लोग भी नाराज होने शुरू किए। वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। ऐसे ही उसने तमाम देशों में अपने राजदूत भेजे, टर्की में, इजिप्ट में और तमाम देशों में। वहां काउंसुलेट स्थापित किया कि व्यापार के लिए आप जाके वहां हमारे लिए सुविधाएं ढूंढ। तो आर्थिक महत्व तो समझता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई तो विधिवत जानता था कि वहां क्या हो गया और उस अनुसार उसने कुछ कदम खुद भी लिए थे। लेकिन हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जिस शातिर अंदाज की जरूरत थी वो उसके पास नहीं था। ये सच है कि अंग्रेजों के पास बहुत शातिर लीडर थे। और जब कॉर्नवालिस आया तो कॉर्नवालिस तो भाई सबसे शातिर अंग्रेज था। अगर शातिराना अंदाज की बात करें तो कॉर्नवालिस और वेलेजली सबसे ऊपर थे। बाकी सब डलहौजी वगैरह ताकतवर थे, कैनिंग ताकतवर था, कर्जन ताकतवर था, लेकिन शातिर कॉर्नवालिस और वेलेजली सबसे ज्यादा थे। इस समय कॉर्नवालिस ने एक मोर्चा बनाया, एक तरफ मराठों को मिलाया, दूसरी तरफ निजाम। कहा हैदर अली जब टीपू को पराजित करेंगे तो इनका राज्य छीनेंगे, आप लोग अपना अपना हिस्सा ले लीजिएगा, हम अपना ले लेंगे। यही टीपू नहीं कर पाया कि वो इन दोनों को अलग कर सके और इस लड़ाई में तितरफा घिर गया। आप देखिए, इधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक। इधर त्रावणकोर के राजा ने भी अटैक किया था जो अंग्रेजों के समर्थन में रहा करता था। टीपू हार गया। अब संधि हुई उसकी राजधानी में। पहले युद्ध में उसके पिता ने अंग्रेजों के गढ़ में जाके उनको संधि के लिए बाध्य किया था। इस युद्ध में वो अपने घर पे संधि कर रहा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं, 1792। उसका आधा राज्य छीन लिया अंग्रेजों और यही मैप पे दिया है। नेट पे 1-2 बड़े अच्छे मैप आते हैं, उसमें चेंज होता रहता है पूरा, अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा। अब अंग्रेज कॉर्नवालिस ने क्या किया कि ये उबड़ खाबड़ टाइप का प्रदेश मराठों को दे दिया। इधर हल्का फुल्का इलाका देख रहे हैं जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो निजाम को दे दिया। और आप ध्यान से देखें तो ये इलाके अपने पास रखे। यहीं उन्होंने कॉफी के पहले बागान लगाए थे। भारत में कॉफी के पहले बागान यहीं लगाए थे।
टैपल्टन रीड नाम का वो व्यक्ति था, जनता से सीधे लगान लेता था और वहीं उन्होंने अपने तमाम एम्बिशंस पूरी की। बोला कॉर्नवालिस कि हमने शत्रु को पंगु कर दिया और अपने सहयोगियों को भी ताकतवर नहीं होने दिया, इनको जो मिला इससे कोई फायदा होगा ही नहीं, असली चीज तो हमको मिली। लेकिन टीपू की दशा दयनीय थी। 3 करोड़ रुपए जब तक न दे 1 करोड़ तो उसने तुरंत दिया। 2 करोड़ देने के लिए उसने कहा मैं किस्तें दे सकता हूं, अभी मेरे पास इतना नहीं। उसके 2 बेटे वो अंग्रेजों के पास गिरवी रखे गए थे और 8 साल के और 5 साल के बच्चे थे। जब ये हैंडओवर हो रहे थे तो मराठा सेना नायक खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि 8 साल और 5 साल के बच्चे। इनको समझ में आ गया था कि हम लोगों ने गलती कर दी है, कम से कम न्यूट्रल हो सकते थे। इसकी तो जाने दीजिए, तो हमेशा ही अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा, भारत में अंग्रेजों को इसने मजबूत करने में मदद की। लेकिन अगर इस लड़ाई में मराठों ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो अंग्रेज इतने ताकतवर न बनते। ये एक कटु सत्य है, इसको स्वीकार करते हैं इतिहासकार। बाद में टीपू के पास अब एक ही उपाय था कि टीपू या तो अपनी सेना आधी कर दे, आमदनी आधी, और कमजोर कर ले खुद को। जब वेलेजली आया तो वेलेजली ने उसके सामने भी सहायक संधि का प्रस्ताव रखा कि कहा तुम सेना फेना के चक्कर में पड़े हुए हो, हम रक्षा करेंगे तुम्हारी। तो टीपू का वो वाक्य इतिहास में अमर हो गया, 1000 साल भेड़ की तरह जीने से एक दिन में शेर की तरह जीना ज्यादा पसंद करूंगा। इसीलिए उसको शेरे मैशूर कहते हैं। उसने मना कर दिया, लेकिन सेना तो बनानी ही थी। वैसे तो जमींदारों को हटा के उसने सीधे लगान लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी अभी उतना पैसा नहीं आता था कि अंग्रेजों के इस खतरे का सामना किया जा सके। उसने लगान बढ़ा दी और बस यही बढ़ाना लगान उसके लिए घातक सिद्ध हो गया। अब जिन लोगों ने विद्रोह किया उनसे भी लड़ना है। और 1799 में आर्थर वेलेजली, जो आगे चल के नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दे, वो कोई मामूली सेना नायक नहीं। आज की सारी लड़ाइयां नेपोलियन के अनुसार लड़ी जाती हैं। जितने लोग सेना में बड़े पद पाते हैं नेपोलियन को पढ़ते हैं। मास्टर ऑफ वार नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट आज के यूरोप का पिता कहा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग जीएस पेपर मेंस में इतना ध्यान से पढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने आपके लिए भी एक मैसेज दिया था, ये मत सोचना कि एग्जाम के दिन आपका रिजल्ट पता चलेगा, रिजल्ट आपका रोज तय हो रहा है, उस दिन तो सिर्फ आपके सामने आ जाता है। आज की पढ़ाई वो भी आपके रिजल्ट को तय कर रही। अचानक ये सोचें, जो लोग सोचते हैं ना कि बस भाई 15 दिन पहले एक खास डेट को याद किया कि इसके 15 दिन पहले नोट्स उठाऊंगा, उनका रिजल्ट भी वैसे ही होता है। 150 क्वेश्चन अगर हैं 40-45 में अटक जाते। तो ये ध्यान रखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट से बड़ा सेना नायक किसी को नहीं माना जाता, उसके विरोधी उसको पढ़ते थे। और आर्थर वेलेजली ने उसको हरा दिया था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आर्थर वेलेजली। वही इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। टीपू इस समय अंदर से कमजोर हो चुका था। ढेर सारे उसके सेना नायक, उसके अपने रिश्तेदार धीरे धीरे अंग्रेजों से मिल चुके थे। फिर भी वो श्रीरंगपट्टनम में भोजन कर रहा था जब किले के दरवाजे पे अंग्रेजों की फौज आई। बड़े आराम समझौता कर लेता, सहायक संधि कर लेता। आज उसके भी वंशज किसी न किसी प्रांत में सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आराम से बने होते, जैसे तमाम के बने हुए, सिंधिया के बने हुए। और पूरे बुंदेलखंड में सिंधिया को लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। कभी झांसी चले जाइएगा, सिंधिया का नाम लोग बड़े कड़वे मन से लेते हैं, लेकिन आज हर जगह वो डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसे वो भी कर सकता था, लेकिन ये बहुत कम हुआ है कि कोई राजा लड़ते हुए मारा गया। वो लड़ते हुए अपने किले के दरवाजे पे मारा गया था। और जब वो मारा गया तो आर्थर वेलेजली ने उसकी मौत का महत्व समझा और लिखा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में। अभी मराठे नष्ट नहीं हुए थे, उनका पेशवा जो है मर चुका था। नाना फडणवीस अभी अपने अंतिम चरण में थे। महाजी सिंधिया और अहिल्याबाई की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मराठे खत्म नहीं हुए थे।
लेकिन ये कैसे कह दिया आर्थर वेलेजली ने कि टीपू खत्म तो मराठे में नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मराठों के अंदर का खोखलापन जान चुका था। तो एक ताकतवर पेशवा के नेतृत्व में एकजुट सेना, बस वही मराठों की ताकत, ना कोई पेशवा है ना कोई सेना होगी। 1803 में हुआ भी वही, अलग अलग लड़े सब और सब हारे। और नालायक था उनका बाजीराव सेकंड नाम का जो एक जबरदस्ती बना हुआ पेशवा था। तो अंग्रेजों ने असली खतरा टीपू को माना। लेकिन अब वहां तो बवाल मच गया इंग्लैंड की संसद में, एक बादशाह को मार डाला तुम लोगों ने, अरेस्ट करने की भी कोशिश नहीं की। अंग्रेजों के जमाने में आप देखते होंगे कि अगर आप डाकू को भी अटैक कर रहे हो तो पहले अरेस्ट करो उसको, ये नहीं कि उसके ऊपर मुकदमा चलाओ और तब दोष सिद्ध करो, सीधे गोली नहीं मार देना। ये तुमने एक बादशाह को मार डाला। तब फिर इन लोगों ने इसी विल्क्स को लगाया और टीपू के विषय में झूठी सच्ची सारी कहानियां वही फैला दी। चुनाव के पहले कुछ लोग वही उभारते हैं, चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं और एक प्रमाण नहीं देते। ऐसे लोग हवा में सब बात करते हैं, हवा में सारी बात करते हैं, तो उन पे चर्चा ही करना समय की बर्बादी है।